नमस्कार, लॉ एंड प्रैक्टिस विद सुनील गुप्ता में आपका स्वागत। जैसा कि हमारा प्रयास रहता है प्रत्येक वीडियो में कि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनके लिए लॉ से संबंधित या पुलिस के कार्रवाई से संबंधित डे टू डे के जो मसले होते हैं या इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं, जो महत्वपूर्ण केसेस होते हैं, उनके बारे में आपसे चर्चा करूं, संवाद करूं और ऐसी भाषा में करूं जो कि एक ऐसे व्यक्ति के भी समझ में आ जाए जिसको कानून की गूढ़ता से परिचय नहीं है। तो साथ ही साथ मेरा प्रयास रहता है कि मैं प्रोफेशनल्स को भी संबोधित करूं, कहीं इशारों में, कहीं भाषा के माध्यम से, ताकि वो इसमें छुपी हुई जो सीख है उस पर ध्यान दें। और विशेषकर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं या हमारे थाना लेवल की पुलिस है, पुलिस के पर्यवेक्षण अधिकारी, वो इन तथ्यों को जानकर, इनसे सीखकर अपनी इन्वेस्टिगेशंस में या पुलिस की कार्यप्रणाली में यथासंभव सुधार ला सके। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं प्रयास रहता है कि कुछ इस तरह के मुद्दे हों जो कि कई वर्गों के काम आ सके, उनको कई वर्गों के, समाज के जो कई वर्ग हैं उनको एक साथ एड्रेस कर सकें। तो विशेषकर जो जुडिशरी से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी में लॉ में सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं या किसी और ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिनमें या लॉ के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए भी ये उपयोगी सिद्ध हो सके मेरी चर्चा, ऐसा मेरा प्रयास रहता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे और शुरुआत करते हैं 11 जुलाई 2006, एक ऐसा दिन जो भारत के इतिहास में एक काले दिन के रूप में लिखा गया। और जो लोग उस समय, जिनको याद होगी या जिन्होंने पढ़ा होगा, ये वो दिन था जब मुंबई, जो भारतवर्ष की आर्थिक राजधानी है, उसमें लोकल ट्रेन्स के नेटवर्क को विस्फोटों द्वारा अस्त व्यस्त कर दिया गया था और एक साथ 7 ट्रेनों में सीरियल धमाके हुए थे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय दोस्तों एनआईए, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो अस्तित्व में नहीं थी और एटीएस महाराष्ट्र, जो बहुत ही अनुभवी एजेंसी रही और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस किए, बहुत सारे इस तरह के केसेस, 93 के जो मुंबई ब्लास्ट के केसेस थे वो भी उन्होंने वर्कआउट किए थे, वो भी क्रैक किए। उसको इसकी प्रारंभिक जांच का जिम्मा सौंपा गया। इसमें 189 लोग डेथ हुई थी और लगभग 800 से अधिक लोग घायल हुए थे। इतनी दर्दनाक ये घटना थी। इसके पीछे क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, किस तरह से चीज़ें हुई, उसके विषय में मैं नहीं जा रहा हूँ ना, मेरा वो अपना वो इस समय वो मेरा टॉपिक है। मैं पूर्णतया इसके बारे में क्या कार्रवाई हुई और जो कल इसके बारे में डिसीजन आया है परसों 21 जुलाई को ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। मुकदमा कायम हुआ। इसमें मकोका के सेक्शंस लगाए गए, एमसीओ सीओ, महाराष्ट्र का जो कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट है, यूएपीए के सेक्शंस लगाए गए, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908, आईपीसी और रेलवेज एक्ट 1989 के विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम हुआ और उसकी तफ्तीश शुरू हुई। तफ्तीश में जब वर्कआउट किया एटीएस ने, तो इसमें 28 एक्यूज्ड लाइट में आए, जिनमें से 15 पाकिस्तान के रहना बताए गए और उनको कभी अभी तक हम कानून के सामने नहीं ला पाए। जो 13 एक्यूज्ड जिनके विरुद्ध मुकदमा चला, उनमें से एक की डेथ हो गई और 12 के विरुद्ध इसमें मुकदमा चला है। मुकदमा चला मकोका स्पेशल कोर्ट में। 2015 में स्पेशल कोर्ट ने 12 लोगों को दोषी पाते हुए उनमें से 5 आतंकियों को डेथ पनिशमेंट, फांसी की सजा, और 7 को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। जो जानकार हैं उन्हें जानकारी होगी कि जब ट्रायल कोर्ट द्वारा डेथ पनिशमेंट दिया जाता है तो उसका कन्फर्मेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट से होता है। तो इधर तो स्टेट
को जाना पड़ा ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट में डेथ की सज़ा का कन्फर्मेशन कराने के लिए। और उधर जो एक्यूज, जो आतंकी, जो आतंकवादी जिनको सज़ा दी गई थी, जिनको दोषी ठहराया गया था, उनकी तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई कन्विक्शन के विरुद्ध। 2015 का ये मामला है। इसमें जो कन्विक्स थे, आतंकवादी थे, उन्हों के द्वारा ये रिक्वेस्ट किया गया हाई कोर्ट से कि इसकी तेजी से सुनवाई हो। तो इसमें एक स्पेशल बेंच बनाई गई और करीब 75 हियरिंग्स इसकी हुई पूरे मामले की। 6 महीने तक इसका पूरी सुनवाई चली। और चूंकि क्रिमिनल अपील्स में ऑनरेबल हाई कोर्ट लॉ और फैक्ट्स के मिक्स इश्यूज को परीक्षण करता है, तो वो सारा इसको थ्रेडबेयर हाई कोर्ट के द्वारा एग्जामिन किया गया। और परसों जब इसमें फैसला आया तो इसमें अभियोजन पक्ष की स्टोरी को, अभियोजन पक्ष के कथानक को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये पाया कि अभियोजन पक्ष अपना केस इस्टेब्लिश करने में नाकाम रहा है। निश्चित रूप से डिफेंस, जो बचाव पक्ष था, वो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में छेद करना कहते हैं उसको, लीक करने में कामयाब रहा। तो हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि वो क्या क्या मुख्य पहलू थे। वैसे तो 671 पेज का जजमेंट है, तो उसको पढ़ने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए और बहुत समझने की उसमें आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं 15, 16, 18 मिनट की एक वीडियो में आपको वो चीज़ें बता दूं जितना कि जो मेरा टारगेट ग्रुप है ऑडियंस का, उनसे अपेक्षा की जाती है। तो इसमें जब एविडेंस को अप्रिशिएट किया गया तो जो मुख्य चीज़ें हुई वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये इसमें पता चला था कि ISI के कुछ पाक टेररिस्ट और सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसके टेररिस्ट रहे जिन्होंने ये किया था। तो कुछ तो प्रशासनिक स्तर पर उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई, और जो लीगल कार्रवाई हुई, जो मुकदमा चला, जो जजमेंट अभी परसों आया, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 21 जुलाई को जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसमें सारे बारे के बारे अभियुक्तों, जैसे मैंने बताया, कि उनको रिहा कर दिया है। और ये जो टिप्पणियां की हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, वो एक बहुत बड़े सबक के रूप में है किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, और किसी भी ऐसी एजेंसी के लिए जो इतने महत्वपूर्ण मुकदमों की जांच करती है। और ये कोई पहला मामला भी नहीं है जबकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन में कमियां पाते हुए ऑनरेबल कोर्ट्स ने कई बार दोषियों को दोषमुक्त किया है। सबसे पहले जो हाई कोर्ट ने पाया, तो एक ये तथ्य पाया कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक ऐसे गवाह को पेश किया गया, PW 74, प्रोसिक्यूशन विटनेस 74, उसको पेश किया गया, जो कि पहले 4 मामलों में पुलिस की तरफ से गवाह रह चुका है। ये डिफेंस ने एस्टैब्लिश कर दिया कोर्ट के सामने कि साहब ये 4 बार पहले भी पुलिस की तरफ से गवाह रह चुका है। तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, साख गवाह की, उसको उन्होंने पंक्चर किया डिफेंस ने। उसके बाद जो कन्फेशंस जो रिकॉर्ड हुए, मैं यहीं पे बताता चलूं कि मकोका में कन्फेशन टू ए पुलिस ऑफिसर एज एविडेंस एडमिसिबल है, जबकि अदरवाइज अर्लियर इंडियन एविडेंस एक्ट और नाउ जो हमारा
BSA है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके प्रावधानों के तहत पुलिस को दिया गया कोई भी कन्फेक्शन या स्वीकारोक्ति वो साक्ष्य में अनुमन्य नहीं होती है। ये मको का उसका एक्सेप्शन है। तो एक्यूज्ड ये एस्टेब्लिश करने में कामयाब रहे कि उनको कोर्स करके, यातनाएं देकर ये कन्फेशन लिया गया था। इस तरह का कोर्ट ने अपने जजमेंट में जिक्र किया है। क्योंकि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट थे, कोर्ट ने कहा है वो सबके एक जैसे थे, सभी के एक जैसे बयान थे जितने एक्यूज्ड हैं, जिन्होंने कन्फेस किया है। तो ये एक चीज इसमें आई। उसके बाद प्रोसिक्यूशन ने कहा कि साहब इन्होंने ट्रेन्स में प्रेशर कुकर में बम फिट करके और प्रेशर कुकर बम तकनीक का इस्तेमाल, आईईडी का इस्तेमाल करके विस्फोट किया। लेकिन वो ये नहीं बता पाया प्रोसिक्यूशन के बम किस प्रकार के थे। इस प्रकार का टेक्निकल एविडेंस ऐसे मामलों में आवश्यक होता है कोर्ट के लिए। पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग होने का दावा किया गया था चार्जशीट में, उसको भी प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया। प्रोसिक्यूशन के जो एक्यूज की निशानदेही पर पुलिस ने कुछ सबूत इकट्ठा किए थे, ऐसे सबूत जो एक्यूज अगर कोई बताता है ड्यूरिंग इंटेरोगेशन और उस स्टेटमेंट, उस कन्फेशन, एक कन्फेशनल स्टेटमेंट ही एक तरह का, वो जब एक्यूज बताता है कि मैंने अमुक जगह पे हथियार रख दिया, जैसे सपोज कोई कत्ल का मामला है, हत्या का मामला है, अब वो एक्यूज से पूछताछ हो रही है, वो बताया था कि साहब मैंने आला कत्ल फला जगह छुपाया हुआ, मैं आज जाके आपके साथ रिकवरी करा सकता हूँ, और रिकवरी हो जाती है, तो दैट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट इज एडमिसिबल एज एविडेंस। तो जो इस प्रोविजन के तहत रिकवरीज हुई वो भी उच्च न्यायालय ने उसको विश्वसनीय नहीं माना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो बार बार एक मैंने पहले भी अपनी जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस, वो सीलिंग एंड फॉरवर्डिंग एंड कस्टडी ऑफ एविडेंस की वीडियो में बताया था, यहाँ भी फिर कोर्ट ने वो कहा है कि जो सीलिंग ऑफ एविडेंस रही है और कस्टडी ऑफ एविडेंस रही है वो प्रॉपर नहीं थी। इससे केस प्रूव करने में प्रोसिक्यूशन को बहुत दिक्कत होती है। ये असल में ना सारे वो जो सबक है, हम लोग अभी इसकी कोई किसी इंस्टीट्यूशन की या किसी ऑर्गेनाइजेशन कि कोई उसके ऊपर टिप्पणी करने का, टीका करने का कोई मंशा नहीं है। मंशा ये है कि कैसे हम बाकी बचे हुए मामलों में आने वाले समय में, या जो हमारे यंग आईओज हैं, उनको कैसे हम ये चीज़ें बताएं कि किस प्रकार से इनको केस स्टडी बनाया जाए ऐसी चीज़ों को, और कैसे उनको ये बताया जाए कि हम लोग को जो ऐसे महत्वपूर्ण सेंसिटिव केसेस होते हैं, आतंकवाद घटनाएं जैसे, उनमें क्यों हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए। तो जो सीलिंग ऑफ एविडेंस है उस पर भी प्रतिकूल टिप्पणी की है माननीय न्यायालय में। अब एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है, वो ये आया है कि एक 2006 का जो विस्फोट की घटना हुई थी, इसके कुछ साल बाद एक मुंबई पुलिस के ही ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, उन्होंने एक इंडिया किसी और मामले में इंडियन मुजाहिदीन के पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त करने का दावा किया, और बड़े वेल नोन ऑफिसर थे, नाम लेना मेरा मर्यादा के विपरीत होगा। उस रिपोर्ट में इन्होंने ये दावा किया कि जो 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट थे वो इंडियन मुजाहिदीन ने कराए थे, जबकि आपको मैंने शुरू में बताया कि जो एटीएस की थ्योरी थी वो थी पाक ट्रेन टेररिस्ट एंड सिमी, और इधर जो रिपोर्ट आ गई वो आ गई कि तो इंडियन मुजाहिदीन ने कराया था, पुणे मॉड्यूल ने। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई। अब जब ट्रायल कोर्ट जो था मको का स्पेशल कोर्ट, उसके समक्ष जब ट्रायल चला तब तो इसको रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं आया, लेकिन हाईकोर्ट के समक्ष अपील के समय डिफेंस के लॉयर ने इसको एक बहुत बड़ा एविडेंस बना दिया, और इसकी कॉन्ट्राडिक्शन से भी वो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को डिस्टेबलाइज करने में किसी हद तक कामयाब हुआ। तो कभी कभी कैसे एक रूटीन में भेजी गई चीजें और किस प्रकार से उनका आइदर साइड इस्तेमाल कर सकती है, प्रोसिक्यूशन भी कर सकता है, डिफेंस भी कर सकता है। अदालत में तो कानूनी लड़ाई होती है। तो कैसे इस प्रकार की चीजें भी कभी कभी
किसी को फायदा या नुकसान पहुंचा देती है। ये उसका बहुत ज्वलंत उदाहरण है। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई वो ये हुई कि एक विटनेस था, उदाहरण के लिए हाई कोर्ट ने कोर्ट किया उस बात को, कि एक टैक्सी ड्राइवर था जिसने ये क्लेम किया गया, पुलिस ने बताया, एटीएस ने बताया कि टैक्सी ड्राइवर उनको कैरी किया था, जो टेररिस्ट थे, चर्च गेट स्टेशन तक। उसको 100 दिन के बाद बयान के लिए बुलाया गया। अब आप अंडरलाइन करते चलिए कि किस प्रकार से चीजें हो रही हैं। 100 दिन के बाद टैक्सी ड्राइवर को बयान के लिए बुलाया गया, उसका बयान लिख लिया गया और उसकी पहचान की बात कर दी गई। जब उसका डिफेंस ने एग्जामिन किया उसको, तो वो ये बता ही नहीं पाया कि उसके पहचानने का आधार क्या था चेहरे का। आतंकवादियों के चेहरे कैसे पहचान लिए उसने? उस पहचान का आधार कोई विशेष आधार था क्या? जैसे कोई कभी किसी के चेहरा को विशेष प्रकार का होता है, कोई चोट होती है या कोई किसी उसके फेशियल फीचर में कोई विशेष बात है, ऐसी कोई बात बता ही नहीं पाया जिसके आधार पे ये एस्टैब्लिश कर सके प्रोसिक्यूशन को कि इसकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है हमारे पीडब्ल्यू की, और ये पहचान सकता था 100 दिन बाद भी। घटना के 100 दिन बाद उसे बुलाया गया बयान देने के लिए। फिर जो कन्फेशन ऑफ एक्यूज थे उसके बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि डिफेंस ये एस्टैब्लिश करने में कामयाब रहा कि वो कोर्स करके, टॉर्चर करके उनको लिया गया है। उनके हैंड रिटन नोट भी इन्होंने दिए, सबमिट किए कोर्ट में। और जैसा कि आपके मालूम ही है कि जो कन्फेशन टू पुलिस है, जैसे मैंने बताया, वो एडमिसिबल नहीं होता है। मकोका में है एडमिसिबल, लेकिन कोर्सन में या अंडर टॉर्चर नहीं होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फ्री विल, विदाउट एक्सर्टिंग एनी प्रेशर। एक और चीज है इसमें मकोका में कि मकोका का केस बनाने से पहले इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की प्रायर अप्रूवल की बात की गई है, जो कि डीआईजी लेवल के ऑफिसर वो प्रायर अप्रूवल प्रदान करते हैं। उसके लिए उनके पास कुछ मटेरियल होना चाहिए जिससे वो सेटिस्फाई हो सके कि ये केस इज फिट एनफ टू ग्रांट परमिशन टू लॉन्च मकोका सेक्शन एफआईआर। इसमें जो मटेरियल दिया गया वो 2.5 पेज का प्रपोजल था, जिसमें के ऑनरेबल कोर्ट ने टिप्पणी की है कि इसके साथ कोई भी सपोर्टिंग एविडेंस या डॉक्यूमेंट नहीं थे। तो प्रोसिक्यूशन की एक और जो पूरी स्टोरी की डिस्क्रिपेंसीज को बड़े हाईलाइट किया है माननीय उच्च न्यायालय ने, उसमें ये कहा है कि 2 जिम्मेदार अधिकारी, एक डीसीपी और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके जो बयान लिए गए अलग अलग डेट्स पे बयान लिए गए हैं, लेकिन उसमें बड़ी रोचक बात यह है कि वो सेम क्वेश्चंस में पूछे गए, सेम आंसर्स दिए गए दोनों के द्वारा, और जो क्वेश्चन पूछने का सीक्वेंस है वो भी सेम है। तो कोर्ट ने कहा कि ये तीनों चीज इंसिडेंटल नहीं हो सकती। ये तो हो सकता है कि क्वेश्चन सेम हो, वो तो हो सकता है कि क्वेश्चनेयर फॉर्म कर लिया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर लेती है, वहां तक तो समझ में आती है बात, लेकिन आंसर सेम हो, वर्बेटिम वर्ड भी यूज किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट, वर्बेटिम हो ऐसा कैसे हो जाएगा, एंड फिर सीक्वेंस भी उनका सेम है। तो ऐसी कई सारी चीजें, इसमें जेन्युइननेस को डाउट किया कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट की पूरी प्रोसीजर था दैट इज नॉट बियॉन्ड डाउट। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन, एक एक करके मैं सारा बता रहा हूं, जो कि पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की बेडरॉक होती है, जो उसकी नींव होती है। कैसे नींव को मजबूत किया जाता है प्रोसिक्यूशन के द्वारा और कैसे डिफेंस के द्वारा उस नींव को हिलाया जाता है, ये इसमें समझने की जरूरत है सभी को, पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को भी, लॉयर्स को भी, और जो हमारी लॉ स्टूडेंट्स है, तो आम आदमी को ही पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। 190 लोग, 190 जिंदगियां चली गई, 800 लोग घायल हो गए। इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस वाला मामले हैं, इस तरह की चीजें हैं। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में जो एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से टीआईपी कराई गई,
टीआईपी के बारे में बता देता हूँ, वैसे हम बाद में कई वीडियो बनाएंगे इसकी। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है कि जब कोई गवाह ये कहता है कि जो एक्यूज था, जो क्रिमिनल था, उसको मैंने देखा है और मैं सामने आने पर पहचान लूंगा। वो उसके नाम नहीं जानता, अज्ञात है, लेकिन वो ये दावा करता है या तो एफआईआर में या बयानों में कि वो मैं उसको मैंने उसको देखा है, भली भांति देखा है और मैं उसको सामने आने पहचान लूंगा। तो फिर एक टीआईपी की प्रक्रिया, जब वो पकड़ा जाता है, जेल में होता है, तो जेल में ही परिसर में टीआईपी की प्रक्रिया होती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसमें सिमिलर फेस वाले कई सारे लोगों को खड़ा कर दिया जाता है और उसमें से उससे कहा जाता है उसकी वेरासिटी जज करने के लिए कि पहचानिए कौन से हैं इनमें से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बहुत पहले से चलता आ रहा प्रोसीजर रहा है और ये बड़ा ही सॉलिड एविडेंस होता है अगर पॉजिटिव हो तो जो टीआईपी कराई गई, मैं यहाँ वापस अपने मुद्दे पे आता हूँ, वो एक ऐसे स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से करा ली गई जो कि उसके लिए ऑथराइज ही नहीं थे। एक और इम्पोर्टेंट आई विटनेस थे जो कि अपने बयान को क्रॉस एग्जामिनेशन में पलट गए बयान से, उसको भी हाई कोर्ट ने फ्लैग किया। ये सारी चीजें थी जो मेन चीजें थी इसमें, जिसके आधार पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। उसके बारे में पब्लिक में कोई फीलिंग्स हो सकती हैं, तमाम मीडिया में इस तरह का इसके ऊपर टिप्पणियां आ रही हैं जजमेंट के ऊपर, और जिन आतंकवादियों को, जिन एक्यूज को ट्रायल कोर्ट ने काफ़ी लंबे ट्रायल के बाद कन्विक्ट ठहराया, उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उससे बरी किया और ये कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस इस्टेब्लिश करने में अटरली फेल रहा है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक दिए गए हैं, हाई कोर्ट ने क्या क्या अपना रेशो डिसिडेंडी जो दिया है वो क्या है, वो सारे पॉइंट्स ब्रीफ में आपकी अपनी बोलचाल की भाषा में एक्सप्लेन करने का मेरा प्रयास था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपील में चली गई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। लेकिन कुछ सवाल ये मामला छोड़ जाता है हमारे सामने, सबके सामने, एक अवेयर नागरिक के रूप में, एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर के रूप में। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिमाग को सोचने पे मजबूर करता है कि फिर ये विस्फोट किया किसने, क्योंकि 190 लोगों की जानें तो गई थी, 800 लोग घायल भी हुए थे। अब फिर कैसे होगा? अभी वैसे इसमें कानूनी लड़ाई के लिए काफ़ी, इसमें जिद्दोजहद के लिए अभी स्कोप है और हमें इंतजार करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि ये ऐसा कोई ना कोई राहत आएगी कि उससे जो विक्टिम्स हैं उनको न्याय मिले। लेकिन करीब 1000 परिवार हुए, 190 की डेथ और 800 लोग घायल, तो इतने लोगों को न्याय की स्थिति क्या होगी? एक तो ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा एक बहुत बड़ा सवाल ये है जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड है, एटीएस से रिलेटेड है। छोटे मोटे मामले होते हैं या रूटीन के जो क्राइम है, वो चाहे शरीर संबंधी अपराध हो, संपत्ति संबंधी अपराध हो, या किसी और का जो इकोनॉमिक क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम है, वो तमाम ऐसे मामले हैं जहाँ पर कि विवेचनाओं में कमियां होती हैं और कोर्ट्स की टिप्पणियां भी आती हैं और उसमें फिर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स अपना कुछ उसको री इन्वेस्टिगेशन करा के या जो आईओ है उसको एक्सप्रेशन कॉल करके या थोड़ा को दंडित करके उस मामले को संभाल लेते हैं। सब चीज़ ठीक है, और इतना बड़ा महाराष्ट्र भी प्रदेश है, वो भी प्रदेश है, इतना बड़ा देश है, इतने सारा मुकदमे हैं, करीब 5 करोड़ के आसपास मुकदमे पेंडिंग है सारी अदालतों में अगर बात करें। और यहाँ का साइके है कि बड़ा लिटिगेशन की तरफ ओरिएंटेशन है लोगों का। इस सब में लिमिटेड आईओज की संख्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की उतना एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि समझ में आती है बात कि किसी एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन में कहीं कुछ कमियां रह जाएं टेक्निकल, लेकिन जो इतनी महत्वपूर्ण घटना हुई, इतनी महत्वपूर्ण विवेचना है, उसमें विवेचना, बयान दर्ज करना कराना, कन्फेशन लेना, एविडेंस का कलेक्शन, सीलिंग, कस्टडी, इस तरह की चीज़ें
और विटनेसेस की अपीयरेंस, कि किस विटनेस को कब बुलाना है, क्या उसका सीरियलाइजेशन होना चाहिए, का क्या उसको बताना है। फिर कोर्ट में जब विटनेस जाते हैं तो यद्यपि ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन पुलिस की प्रैक्टिस है कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है उसकी प्रोसिक्यूशन उसको रिफ्रेश कराता है, मेमोरी ब्रीफिंग कराई जाती है। ये प्रोसिक्यूशन करता है अपना केस जीतने के लिए। उस सब की क्या मॉनिटरिंग कहीं हो रही थी, या सुपरविजन किसी स्तर पर और गंभीरता के साथ हो रहा था? ये प्रश्न तो पूछने का बनता है। क्योंकि जो कमियां हैं जो जजमेंट में आई है वो बड़ी महत्वपूर्ण, ध्यान देने योग्य चीजें हैं। हल्के में लेने वाली बातें नहीं है वो। दूसरी बात है कि जो महत्वपूर्ण मामले हैं उसमें डिफेंस तो अपना काम करता ही करता है, प्रोसिक्यूशन भी जब खासकर ऐसे मामले होते हैं जो स्टेट की तरफ से उनको लड़ा जाता है, तो उसमें केस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाने के बारे में क्या हमारा एसओपी है, और शुरू से ही फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को उसी हिसाब से कार्रवाई करनी होती है, उसी हिसाब से एविडेंस कलेक्शन करना होता है। जो पर्चे काटे जाते हैं, केस डायरिया, वो उसी हिसाब से काटी जाती है। पुरानी सीआरपीसी और अभी बीएनएसएस जो हमारा पूरा क्रिमिनल ट्रायल का प्रोसीजर को ले डाउन करते हैं, उनका सीक्वेंस एक चीज है, वो उसी के अनुसार पूरा ट्रायल चलता है। लेकिन ये भी सत्य है कि आईओ केस के शुरुआती दौर में, इन्वेस्टिगेशन के शुरुआती दौर में एक अपनी ओपिनियन बिल्ड करता है, कंक्लूजन के बारे में ओपिनियन बिल्ड कर लेता है, और धीरे धीरे वो उसी दिशा में फिर एविडेंस कलेक्शन का और उनकी, ये कहिए कि उनको फिट करने का जो काम है, वही आर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। यद्यपि कभी कभी चांस एविडेंस के मिल जाने से केस की दिशा बदल जाती है, बट सामान्यतः जो होता है उसमें यह होता है कि एविडेंस कलेक्शन और ओपिनियन के आधार पर जो कंक्लूजन है उनकी दिशा में समन्वय होना चाहिए। ये पूरा जो जजमेंट आया है, अब इसका देखते हैं क्या परिणाम होता है, अभी तो समय लगेगा, लेकिन ये हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं जो हमारी फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है ग्लोबल लेवल, उसको मजबूत करे, कमजोर ना होने दे कहीं भी। और जहाँ तक न्यायालयों की बात है, तो वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव अ रोबस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंड हायरार्की ऑफ इंडिपेंडेंट कोर्ट्स एंड जुडिशरी, एंड जुडिशरी वर्क्स ऑन फैक्ट्स, लॉ एंड एविडेंस, डेफिनेटली नॉट इमोशंस। और यही हमारी ताकत भी है। ये हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारी जो गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, अब जैसे एक एफएसएल की रिपोर्ट इसमें आ गई कि जो इक्विपमेंट्स बरामद उन्होंने दिखाए किसी एक ट्रैक, रेलवे ट्रैक के बगल से एक घर से कुछ बरामद दिखाया, उसमें जो प्रेशर कुकर के रबर गैस्केट्स वगैरह होती हैं वो कुछ मिली। तो जो उसकी एफएसएल रिपोर्ट आई उसमें इस तरह का कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कि जो इक्विपमेंट, जो उसका प्रेशर कुकर का मैन्युफैक्चरर है, जो वो पार्ट्स बनाता है, उससे मैच नहीं कर रहे हैं। जिस बैग में दिखाया गया कि उस बैग में कुकर फिट करके और उसको रखा गया था, लगेज वाला जो जगह होती है ट्रेन में, उस बैग का जो साइज था उसके बारे में टिप्पणी की है माननीय उच्च न्यायालय ने। जो साइज का वो बैग दिखाया जा रहा है उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस है जो ये कह रहे हैं कि हमने रखते हुए देखा, वो साइज ऐसा नहीं था जो कि अचानक ऐसा लगे कि एबनॉर्मल साइज नहीं था कोई। बड़ी डिटेल उसमें दिया है, जो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा महत्वपूर्ण केस है। तो जो कोऑर्डिनेशन है, जो अलग अलग एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की और पुलिस की, उसमें समन्वय कैसे हो, ये भी हमें शुरुआती दौर से
फ्रॉम द वेरी लॉजिंग ऑफ FIR इसको करना होगा। इस पूरी चर्चा का जो उद्देश्य है, जैसे मैंने पहले बताया, मैं पुनः जोर देकर अपनी बात स्पष्ट कर दूं, वो किसी पर उंगली उठाना नहीं है, कोई टीका टिप्पणी नहीं करना नहीं है, ना कोई वैल्यू जजमेंट पास करना है। केवल ये है कि हमें क्या सिखलाई मिलती है, केस स्टडी, कि हमें इससे क्या सीखना चाहिए। और ये तो एक टेररिस्ट एक्ट था, ऐसे ही कई बार सेंसेशनल मर्डर्स होते हैं, सेंसेशनल असैसिनेशंस होते हैं, सेंसेशनल बैंक रॉबरीज होती हैं, जिनमें बहुत वर्षों के ट्रायल के बाद, अब इसमें भी करीब 19 साल लग गए, और प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को डिसबिलीव करते हुए उनको रिलीफ मिल जाती है अक्यूज को। तो सवाल तो उठते ही हैं निश्चित रूप से। देखते हैं क्या होता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः निवेदन कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में भी हम बहुत रोचक और सुसंगत विषयों पर, जो कि रेलेवेंट होंगे, उन पर बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।